वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। तो 11th क्लास के एनसीईआरटी में आप ओपन कर सकते हैं पेज नंबर 173, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइव। सो आर्टिकल 7.13.1 या 7.13.1 कह सकते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम को फुली डिटेल में समझा और अब इसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। जैसे आपको पता है F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। तो अगर F जीरो हो जाए तो डी पी बाई डी टी जीरो हो गया, यानी P कांस्टेंट, और P कांस्टेंट का मतलब P1 इज इक्वल टू P2। सिमिलरली हमें पता है टॉ इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है। एल यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर टॉ जीरो हो जाए, एक्सटर्नल टॉ काम नहीं कर रहा है सिस्टम पर, तो डी एल बाई डी टी जीरो का मतलब हो गया सीधे सीधे कि जो डी एल है वो जीरो होगा, और डी एल जीरो होगा इट मीन्स एल इज कांस्टेंट, एल वन इक्वल टू एल टू। We are now in a position to revisit the principle of conservation of angular momentum. Conservation laws में शामिल है बच्चों ये, in the context of rotation about a fixed axis. From equation 7.45c, if the external torque is zero, Lz, z axis के about, fixed axis के about angular momentum की बात हम कर रहे हैं, I omega equal to constant. For symmetric bodies, जो कि हमने टेबल में देखी थी, equation 7.44d, Lz may be replaced by L, क्योंकि L परपेंडिकुलर तो जीरो था। L एंड Lz आर रिस्पेक्टिवली आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ L एंड Lz। ठीक है, जो डार्क हैं उनमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है बोल्ड लेटर्स में, और जो डार्क नहीं है उनमें डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं है, वो स्केलर फॉर्म है उनकी। This then is the required form for fixed axis rotation of equation 7.29a, which expresses the general law of conservation of angular momentum of a system of particles. Equation 7.46 की बात करें तो ये applicable है, applies to many situations that we come across in daily life. You may do this experiment with your friend. Sit on a swivel chair जो कि घूम सकती है, rotating stool मान लीजिए, with your arms folded and feet not resting on, that is away from the ground। यानी आपने हाथ और पैर दोनों को फैला लिया है, हाथों को फैला लिया है, पैरों को फैला लिया है। आस्क योर फ्रेंड टू रोटेट द चेयर रैपिडली। घुमा लिया आपने उसको, रोटेटिंग स्टूल को, चेयर को। While the chair is rotating with considerable angular speed, stretch your arms। तो दो तरह से कर सकते हैं आप। अभी आप जब बैठे हैं वो फोल्ड करके बैठे हैं, फोल्ड करके और पैरों को समेट के। फिर आप अगर हाथों और पैरों को दोनों को फैला लेंगे तो बॉडी का जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाएगा। मास दूर चले जाएगा तो उसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ओमेगा कम हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है। तो इसको आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। व्हाट हैपेंस, योर एंगुलर स्पीड इज रिड्यूस्ड इफ यू ब्रिंग बैक योर आर्म्स क्लोजर टू योर बॉडी। वापस पास लाएंगे, ओमेगा बढ़ जाएगा आई कम होने से, द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस अगेन। This is a situation where the principle of conservation of angular momentum is applicable. अब इसके पैरेलल में एक कंडीशन और आपको बता दूं। जैसे अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी स्पिन कर रही है, अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट दिस एक्सिस, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोलर आइस जब मेल्ट होता है ना, पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट होता है, वहां से नदियां चलती हैं। तो नदियां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, अर्थ घूम रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है वाटर पे, पानी नदियों में होकर बहता है टुवर्ड्स इक्वेटर। तो नदियां बहती है पोल से इक्वेटर की तरफ। अब उसका इम्पैक्ट क्या आया, पहले ये जो मास था आइस की फॉर्म में पोल्स के पास था, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास था, अब ये चले गया दूर। ठीक है, तो मास के दूर जाने की वजह से
नो डाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अर्थ का बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा पर क्या इफेक्ट होना है, क्योंकि एंगुलर मोमेंट कोई एक्सटर्नल टॉर्क अगर काम नहीं कर रहा है, ओमेगा विल गो डाउन। तो इसका असर क्या होना चाहिए दिन की लंबाई पर। हम जानते हैं ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। तो टी है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अगर ओमेगा घटेगा, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो निश्चित रूप से टी बढ़ेगा, यानी दिन की लंबाई बढ़ जानी चाहिए। तो समय के साथ हम समय को खोते जाएंगे, वी विल लूज टाइम, स्लो डाउन होती जा रही अर्थ। क्या ऐसा कहना सही है? तो इस पे असर्शन रीजन क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं कई तरह से। तो इस कंसेप्ट को आपको समझकर चलना होगा। सिमिलरली अंतरिक्ष से जो कूड़ा कबाड़ा आ रहा है, अंतरिक्ष से क्या हो रहा है, जो कचरा है लगातार अर्थ पर गिरता है। मैक्सिमम तो एटमॉस्फेयर में जल के खत्म हो जाता है, पर जो कुछ भी अर्थ तक पहुंच पा रहा है अंतरिक्ष का कचरा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, अर्थ का मास बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो अर्थ फिर स्लो डाउन होगी। तो अब आपको ये सोचना है कि ये दोनों इफेक्ट प्रैक्टिकली देखने में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो क्यों, वो आपके पास रीजन है। नहीं आ रहे हैं अगर प्रैक्टिकली देखने में, तो क्यों नहीं आ रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। This is a situation where the principle of conservation of angular momentum is applicable. If friction in the rotational mechanism is neglected, there is no external torque about the axis of rotation of the chair, and hence I alpha is constant. Sorry, I omega is constant. ये omega है, misprint है. Stretching the arms increases I about the axis of rotation, resulting in decreasing in angular speed omega. Bringing the arms closer to the body has the opposite effect. और सेम इफेक्ट जो डाइवर है, जब वो डाइव करता है, वो यूज करता है अपने ओमेगा को कंट्रोल करने के लिए। स्कैटर यूज करता है अपनी कलाबाजियां दिखाने के लिए या गोल गोल घूमने के लिए। जब वो हाथ समेट लेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, हाथ फैला लेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये है। Bringing the arms closer to the body has the opposite effect. A circus acrobat and a diver take advantage of this principle. Also, skaters and classical Indian or Western dancers, ballet dancers की बात करें अगर हम, परफॉर्मिंग बैली डांसर मैंने गलत बोल दिया बच्चों, वो टो पर जो होता है वो कौन सा डांस होता है, वो उसकी बात हम कर रहे हैं जो पंजे के बल होता है। ए पायरोइड, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए। ऑन द टोज ऑफ वन फुट डिस्प्ले मास्टरी ओवर दिस प्रिंसिपल, कैन यू एक्सप्लेन? सो आप इसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 7.14, इट इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन को हम बात कर लेते हैं इसमें। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोशंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ इज द रोलिंग मोशन। ऑल व्हील्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन हैव रोलिंग मोशन। हिंदी में कहते हैं लौटनी गति, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे लोटना, जमीन पे लौटते हैं, आप देखते हैं कुत्ते लौटते हैं जमीन पे, लोटनी गति, रोलिंग मोशन। तो पहिया रोलिंग मोशन कर रहा है, हर गाड़ी का पहिया। फॉर specificness we shall begin with the case of a disk, but the result will apply to any rolling body। किसी भी rolling body के लिए हम इस result को लगा सकते हैं। rolling on a level surface, we shall assume that the disk rolls without slipping। ये मानते हुए कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। This means that at any instant of time the bottom of the disk which is in contact with surface is at rest on the surface। इस पे कई तरह के सवाल बनेंगे बच्चों, कंपटीशन लेवल पे इसमें अलग अलग तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कंपटीशन प्रोफाइल में। अभी ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए। एन एक्रोबेट
एम्प्लॉइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन हर परफॉर्मेंस। कैसे यूज कर रहे हैं स्टेप्टिज में, या ये जो सर्कस में एक्ट होता है इसमें हम इसको कैसे यूज करते हैं। वी हैव remarked earlier that rolling motion is a combination of rotation and translation। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। We know that the translational motion of a system of particles is the motion of its center of mass। सीधे सीधे सेंटर ऑफ मास, ऊपर वाला पार्टिकल, नीचे वाला पार्टिकल, तीनों सेम स्पीड से चलेंगे। अगर मैं आपको पुराना डायग्राम याद दिलाऊं तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या था बच्चों, ये पॉइंट है, इसकी स्पीड भी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी v, और बॉटम मोस्ट पॉइंट उसकी स्पीड भी v, घिसड़ता हुआ ये जाएगा ऑब्जेक्ट। और प्योर रोटेशन की बात करें जो हमने पढ़ा, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, इसकी स्पीड 0 है, इस पॉइंट की स्पीड v है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड है v नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रोटेशन का इफेक्ट है। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए वेलोसिटीज जोड़कर, तो जिस तरह का मोशन है उसमें ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 2v मिलेगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड हमको मिलेगी v, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड मिलेगी 0 कैंसिल होने की वजह से। वही यहाँ पर है जो आप देख रहे हैं, v1 will be definitely greater than vcm almost twice। The rolling motion without slipping of a disk on a level surface, note at any instant the point of contact P0, bottommost point of the disk with the surface, is at rest. The center of mass of the disk moves with velocity vcm. The disk rotates with angular velocity about its axis, which passes through c, and vcm equal to r omega, where r is the radius of the disk। तो ये है कंप्लीट डिटेल इसकी। इस डायग्राम को हम यहाँ से उठा लेते हैं बाकी के डिस्कशन के लिए, और इसको पेस्ट कर लेते हैं इधर, जिससे कि इसके रेफरेंस में हम बात कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो रिमेनिंग डिस्कशन में हम इसके रेफरेंस में बात कर पाएंगे। Let vcm be the velocity of center of mass and therefore the translational velocity of the disk, ये रहा vcm। Since the center of mass of rolling disk is, भाई इसको हम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस स्पीड से सेंटर ऑफ मास मूव करेगा उसी स्पीड से पूरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऐसा मान सकते हैं हम। Since the center of mass of the rolling disk is at its geometric center c, vcm is the velocity of c, it is parallel to the level surface। The rotational motion of the disk is about its symmetry axis, जो उसका z axis own axis है, which passes through c। Thus the velocity of any point of the disk like p0, p1 or p2 consists of two parts। One is the translational velocity vcm and other is the linear velocity vr on account of rotation, घूमने की वजह से। ये दो वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन होगा, सम होगा। The magnitude of Vr is Vr equal to r omega, where omega is the angular velocity of the rotation of the disk about the axis, और वो हर पॉइंट पर सेम होगी। एंड r is the distance of the point from the axis, that is from c, और ये r के चेंज होने की वजह से, r जैसे जैसे बढ़ेगा सर्कमफ्रेंस की तरफ हम जाएंगे, वैसे वैसे लीनियर स्पीड बढ़ेगी। Velocity Vr is directed perpendicular to the radius vector of the given point with respect to c। In figure 7.37 the velocity of the point p2, जिसको हम मान रहे हैं v2, and its components vr and vcm are shown। कोई भी arbitrary point हमने लिया r2 डिस्टेंस पर, इसकी वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में अगर आ रही है तो उसका कारण है vcm, एक तो वो कांस्टेंट रहेगी सही हर पॉइंट की, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी उधर जा रही है। दूसरा vr रोटेशन की वजह से है वेलोसिटी, और ये दोनों का रिजल्टेंट है। Vr here is perpendicular to cp2, ठीक है। It is easy to show that vz is perpendicular to the line
P0 P2 लाइन जो है, P0 P2 लाइन अगर मैं यहाँ खींचता हूँ तो Vz is perpendicular to the line. Therefore, the line passing through P0 and parallel to omega is called the instantaneous axis of rotation. तो अगर ऐसी कोई लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, this is called instantaneous axis of rotation. तो ये जो Vz आपको दिख रहा है, ये z एक्सिस के अबाउट है। क्या Vz और V2 सेम है? जस्ट थिंक अबाउट, सोच के देखें। इससे आगे की बात हम करते हैं बच्चों। एट P0 यहाँ पर linear velocity Vr due to rotation is directed exactly opposite to the translation velocity Vcm. फिर एक cancellation हुआ। Further, the magnitude of Vr here is r omega, where r is the radius of the disk. The condition that P0 is instantaneously at rest requires Vcm equal to r omega. Thus, for the disk, the condition for rolling without slipping, ये condition हो गई। Condition for rolling without slipping, इसको आप underline कर सकते हैं। This is condition for rolling without slipping. Incidentally, this means that the velocity of point P1 at the top, ये जो point है, has magnitude, उसका magnitude कितना होगा? Vcm plus r omega, क्या support कर रहा है? Support कर रहा है तो V1 is Vcm, center of mass की velocity तो हर point के पास है ही सही, plus r omega, और वो 2 Vcm के बराबर होगी इस condition के हिसाब से। तो ये दो कंडीशन हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो इस पर बेस्ड है। तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड इज डायरेक्टेड पैरेलल टू लेवल सरफेस। द कंडीशन 7.47 अप्लाइज टू ऑल रूलिंग बॉडीज। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों दो, जो हमको यूज करने हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। आर्टिकल 7.14.1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, उसकी अगर हम बात करें तो जैसे ये डायग्राम एक मैंने बनाया था, यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पर है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। Our next task will be to obtain an expression for the kinetic energy of rolling body. The kinetic energy of a rolling body can be separated into kinetic energy of translation and kinetic energy of rotation. मैं यहाँ पे expression भी लिख देता हूँ बच्चों। ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे v जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। यहाँ पर हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सबके लिए सेम है, तो यहाँ अगर मैं v की वैल्यू डाल देता हूँ ओमेगा r, जैसे कि हमने देखा था अभी, तो ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में भी लिख पाएंगे, क्योंकि आई को हम एम के स्क्वायर लिख पाएंगे, एम कॉमन आ जाए। तो देखते हैं। This is a special case of general result for a system of particles, according to which the kinetic energy of a system of particles K can be separated into the kinetic energy of motion of the center of mass in a translation and kinetic energy of rotational motion about the center of mass of the system of particles, जिसको हमने K dash से देखा है। तो K हो गया K dash plus mv square by 2 and a half mv square. We assume this general result, see exercise 7.31, and apply it to case of rolling motion. In our notation, the kinetic energy of center of mass, here's the top search result, that is m vcm square by 2, where m is the mass of the body and vcm is the center of mass velocity. Since the motion of the rolling body about the center of mass is rotation, k dash represents the kinetic energy of rotation of the body. So k dash हो गया I omega square, half I omega square, where I is the moment of inertia about the appropriate axis जिसके about वो body roll कर रही है, which is the symmetry axis of the rolling body. The kinetic energy of rolling body therefore is given by, जैसा आपने देखा मैंने यहाँ पे लिखा, substituting I equal to m k square, तो यहाँ पे हम I की जगह अगर m k square लिख देते हैं
तो बन जाता है एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पर भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये बन जाता है हाफ एम के स्क्वायर वी सी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू डाल दी हमने इसकी जगह। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे, वी को ओमेगा आर लिखते हैं, ओमेगा के टर्म्स में आंसर आता है। अभी वी सी एम के टर्म्स में आंसर निकालना है हमको, एक्सप्रेशन, तो हमने वी सी एम बाय आर रख दिया ओमेगा को, और यहाँ से कॉमन निकाला हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, बाकी बचता वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन 7.49 बी, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो ये आपको ध्यान रखना, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इक्वेशन 7.49b applies to any rolling body, a disc, a cylinder, a ring or a sphere, सबके लिए अप्लाई करते हैं। एग्जांपल देखते हैं 7.16, three bodies, ring, solid cylinder, solid sphere, roll down same inclined plane without slipping। तो ये तीन बॉडीज हैं जो रोल करके नीचे आ रही हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द रेडियस ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, सबके रेडियस आर है, विच ऑफ द बॉडीज रीच द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। ये भी पूछते हैं आपसे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये भी पूछते हैं, और इन सबका जवाब डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे, वो देख सकते हैं कैसे। सो सी द सॉल्यूशन, वी अज्यूम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी, दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन एटसेट्रा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ऊपर से इंक्लाइन से रोल करके आने पर लॉस बाय द बॉडी इन रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, जो कि mgh के बराबर है, मस्ट देयरफॉर बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन, जैसे कि फिगर आप देख रहे हैं। Since the bodies start from rest, the kinetic energy gained is equal to final kinetic energy of the bodies। इक्वेशन जो अभी अभी हमने सीखी 7.49b, तो हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जहां पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की। तो अगर इक्वेट कर दें k और mgh को, इस दोनों को, तो m तो कट गया बच्चों यहाँ पर, और अब जो बचता है हमें जो कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, जो बच रहा है वो क्या है। सो लेट्स सी दैट mgh इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, से वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमको। ये एक्सप्रेशन डिराइव करवाते हैं क्लास 11 में, आपको डेरिवेशन आना चाहिए वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन रोलिंग मोशन में। तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नोट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द रोलिंग बॉडी, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, भारी हो हल्की हो, रोलिंग मोशन में ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। रिंग के लिए हम जानते हैं के स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है, के इक्वल टू आर होता है, क्योंकि सारा का सारा मास तो सरकमफ्रेंस पर है। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है रिंग के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ रिंग अंडर रूट ऑफ जी एच हो गई। ठीक है, अगर बॉडी स्लाइड करके आती तो आपको पता ही अंडर रूट ऑफ 2gh होता है, स्लाइड करके आती तो। अभी वेलोसिटी ऑफ रिंग अंडर रूट ऑफ gh। सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करें तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ है, ये के स्क्वायर है आर स्क्वायर बाय 2, तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/3 gh। सॉलिड स्फीयर के लिए हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है 2/5, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मिल जाएगा। From the results obtained, it is clear that among the three bodies, the sphere has the greatest and the ring has the least velocity। सबसे ज्यादा स्फीयर की अंडर रूट ऑफ 10gh/7, सेंटर ऑफ मास के एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले स्फीयर पहुंचेगा। हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं, ऐसे हम एक्सेलेरेशन में निकाल सकते हैं, तो एक्सेलेरेशन से भी आप पता लगा सकते हैं, इवन टाइम निकाल सकते हैं। सो आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं आपको आगे करवाऊंगा ही। Suppose the bodies have the same mass, which body has the greatest rotational kinetic energy while reaching the bottom of the inclined plane। सबका मास अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी। देखिए मास तो कहीं यहाँ पर आ नहीं रहा, हाँ काइनेटिक एनर्जी में मास आएगा पिक्चर में। अभी पूछ रहे हैं किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हम फिर से चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन पे। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, ये है, तो जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी 2/5 आई थिंक, वो अगर ज्यादा है 2/5 क्या होता है 0.4, तो 0.5 से तो कम है। ठीक है, सिलेंडर के लिए बात करें 1/2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज 0.5। तो आप
पॉइंट में वैल्यूज निकाल कर 2/5 की, हाफ की, बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सरसाइज में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नाउ चैप्टर इज ओवर। समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ के फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी लर्निंग।